सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात किसकी करेंगे? अब हम बात करते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की। देखिए, फास्फोरस तरह के हैलाइड्स बनाता है। फास्फोरस टू टाइप्स ऑफ हैलाइड्स यहाँ पे बनाता है बेटा। आपका PX3, जो कि PX3 का मतलब आप समझते ही हैं, और दूसरा है PX5। आप तो सब जानते हैं कि ये तो तब भी आपका नाइट्रोजन तो बिल्कुल बहुत ही कम हाइलाइट्स बनाता है। इवन सिर्फ NF3 एग्जिस्ट करता है, बाकी सब चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। NX5 का तो कोई मतलब ही नहीं है, उसमें डी ऑर्बिटल नहीं है। ये डी ऑर्बिटल होने की वजह से PX5 तब भी बना लेता है, क्योंकि X अगर वहां चला भी गया और 5 हो गए, तो अगर 10 आउटर मोस्ट शेल में हो गए तब भी कोई इशू नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑक्टेट रूल यहाँ पर जरूरी अप्लाइड हो जरूरी नहीं है, क्योंकि जहां पर भी वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है वहां पर ऑक्टेट रूल अप्लाइड हो, ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की, एक एक करके करते हैं। तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में देखिए, ये आपका इन द प्लेन है, ये आपका बिलो द प्लेन है, ये अबव द प्लेन है। ये जो सॉलिड लाइन होती है ये इन द प्लेन होती है, इन द प्लेन, ये इन द प्लेन होती है। फिर ये आपकी जो डैश लाइन होती है ये बिलो द प्लेन होती है, बिलो द प्लेन, प्लेन के नीचे होती है। और ये जो आपकी ऐसी डार्क लाइन होती है, ये आपकी अबव द प्लेन को रिप्रेजेंट करती है, अबव द प्लेन। और ये आपका लोन पेयर है। देखिए, यहाँ पर हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को सबसे ज्यादा, जो सबसे अच्छा PCl5 तो बहुत ही जबरदस्त मिलता है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है, और उसका से अपनी केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कशन भी किया है। तो बेटा यहाँ पर हम बात करते हैं कि कैसे P3 मिलता है। पहला कि अगर मैं व्हाइट फास्फोरस बड़ी काम की है, क्योंकि बड़ा रिएक्टिव अच्छे से रिएक्ट कर जाती है। रेड फास्फोरस और कम रिएक्टिव होती, थोड़ी सी लेस रिएक्टिव होती है, इसलिए रेड फास्फोरस की रिएक्शन आपको नहीं दिखेंगी, और ब्लैक फास्फोरस की रिएक्शन तो बिल्कुल नहीं दिखेंगी आपको। तो ये आपका व्हाइट फास्फोरस ही सबसे मेन है, जो बहुत ही काम की चीज है। लेकिन अगर कोई कहे कि थर्मोडायनामिकली स्टेबल कौन सी फास्फोरस है, तो आपका होगा ब्लैक फास्फोरस। अब देखिए, आपका P4 6Cl2, ये जब तक ये आपका PCl3 में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरीके से आपको PCl3 मिलता है। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड विद व्हाइट फास्फोरस। थायोनिल क्लोराइड विद व्हाइट फास्फोरस पर थायोनिल क्लोराइड की वजह से भी ऐसे मिलता है, फास्फोरस के साथ थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड को सभी लोग जानते हैं। थायोनिल का मतलब क्या होता है? जब सल्फर लग जाता है तो ये थायोनिल बन जाता है। तो P4 से आपको PCl3 ऐसे मिल गया। इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करेंगे। जो प्रॉपर्टीज में ऑयली लिक्विड होता है और हाइड्रोलिसिस हो जाती है मॉइस्चर से, तो PCl3 जब हाइड्रोलिसिस करेगा तो ऑब्वियसली HCl बनाएगा, लेकिन H3PO3 का बनाने का अच्छा तरीका ये हमें मिल गया कि H3PO3 इससे मिल सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अगर ये रिएक्ट करे तो उनको OH ग्रुप, जैसे OH ग्रुप है, OH ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है तो उनको चेंज कर देता है बेटा। ये जैसे आप देखिए, इन रिएक्ट विद ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक चीजों का ऑर्गेनिक के साथ, हाँ, ये आप OH ग्रुप जो वहां का होता है उस OH ग्रुप को हटा देता है। जैसे यहाँ के OH ग्रुप को हटा दिया तो सीधे Cl लग जाएगा। अब इसके OH ग्रुप को हटाएगा तो एसिड के OH ग्रुप को हटाएगा तो क्या आएगा भाई? ये आपका हो गया CH3COOH। इसको हटाएगा तो क्या आएगा? ये तो आएगा आपका CH3COCl। लेकिन अल्कोहल को सीधे एल्किल हैलाइड में ले जाता है, शेप से तो आपको पता चल ही रहा है ना, ये पिरामिडल शेप है, इसमें तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी आपको दिख रहा होगा कि ये जो PCl3 है इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 होगा। इसमें तो कुछ कहने की और सुनने की बात ही नहीं है। तो इतना तो सब लोगों को पता ही होगा, मुझे लगता है इसमें कुछ बताने की जरूरत है क्या? फिर एक हेडिंग पड़ा हुआ है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का, और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के बारे में कुछ लिखा नहीं। चलिए, लिखने का काम हम पूरा कर देते हैं। उसकी चीज है बेटा, ये उसका है, ये उसका ऊपर वाले का, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का नहीं है। ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एक अलग चीज, और ये इसे हम कहते हैं PCl5। ये आपका फास्फोरस। इसमें बहुत ही जबरदस्त बात है कि इसमें क्या होता है, डी ऑर्बिटल यूज होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल यूज होता है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन भी आपको याद होगा। हाइब्रिडाइजेशन, मुझे लगता है इसका हाइब्रिडाइजेशन तो सभी को याद होगा।
इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है, और इससे जो हमें ज्योमेट्री मिलती है, और ज्योमेट्री और शेप यहाँ दोनों एक जैसे होते हैं, क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है, क्योंकि बिकॉज नो लोन पेयर इज देयर। अगर कोई लोन पेयर होता है तो ज्योमेट्री और शेप अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पर जो हमें ये मिलता है ये होता है आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसका मतलब ट्रायंगुलर बेस पर, जैसे इसका क्या होता है, एक ट्रायंगुलर बेस होता है, ये ट्रायंगुलर एक बेस है, और इस तरीके से ये पीसीएल, ये और ये होता है बेटा। ट्रायंगुलर बेस पर आपका ये आपके इक्वेटोरियल है, और ये एक्सियल एक बॉन्ड्स होते हैं, ये एक्सियल बॉन्ड बनाते हैं, सीएल सीएल यहाँ पे बनता है। ये जो एंगल आएंगे, दिस एंगल विल बी, ये एंगल जो आएगा, ये एंगल आपका 120 डिग्री का एंगल होगा, और ये एंगल आपका 90 डिग्री के एंगल होंगे। यानी इसमें दो तरह के एंगल हमें मिलते हैं। इसमें जो यहाँ पे 5 सीएल हैं, तो पांचों सीएल इस तरीके से रखे जाएंगे, 5 सीएल्स इस तरीके से रखे जाएंगे, ये सीएल, ये सीएल, ये सीएल रखा जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करता तो ये आपका सीएल ये रखा जाएगा, ये सीएल है। ये पोजीशन आपकी एक्सियल बॉन्ड, ये एक्सियल पोजीशन कहलाती है, और ये जो है आपकी इक्वेटोरियल पोजीशन यानी इक्वेटोरियल बॉन्ड कहलाती है। इस तरीके से एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं बेटा। यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है वो एक्सियल बॉन्ड की ज्यादा होती है, और इक्वेटोरियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है। तो इक्वेटोरियल देखिए, अब एक्सियल बॉन्ड लेंथ कौन कौन है? अच्छा, यहीं पर एक होता है बेटा रूल होता है बेंट रूल। बेंट रूल ये कहता है कि जो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो एक्सियल पोजीशन पे स्टे करना पसंद करते हैं, जो भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और लोन पेयर हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे स्टे करना पसंद करते हैं। दिस बेंट रूल इज स्पेशली फॉर ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। उससे हमें बॉन्ड एंगल निकालने में बहुत हेल्प होती है। वो पूरी डिटेल आपको केमिकल बॉन्डिंग के वीडियोस में मिलेगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। देखिए, एक पिरामिड ऊपर की तरफ बन जाता है और एक पिरामिड नीचे की तरफ बन जाता है। इफ यू विल सी हियर, एक पिरामिड आपका ऊपर की तरफ बन गया, सारे पॉइंट्स को हम मिला देते हैं, तो ये एक पिरामिड आपका ऊपर की तरफ बन गया। एक पिरामिड आपका नीचे की तरफ बन जाता है, यहाँ पर ये पिरामिड देखिए, पिरामिड आपका नीचे की तरफ बन जाता है। इस तरीके से ट्रायगोनल बेस पर एक पिरामिड येलो कलर से मैंने ऊपर बना दिया और ग्रीन कलर से मैंने पिरामिड नीचे बना दिया। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। ट्रायगोनल बेस पे दो पिरामिड हैं, एक ऊपर एक नीचे, सो दिस इज कॉल्ड ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। ओके, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं, इसकी प्रिपरेशन पे चलते हैं। जबरदस्त फिगर बनी है, मुझे लगता है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। देखिए, ये यहाँ पर उन्होंने बताने की कोशिश की। देखिए, तो 240 और 240, देखिए ये वाला 240 यहाँ पे दिया है इन्होंने। थोड़ा सा मैं रबर का यूज़ कर लेता हूँ ताकि कुछ जगहों को मैं दिखा सकूँ, बाकी सब जगह नहीं लिखने की ज़रूरत है, मुझे मिटाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बॉन्ड, ये बॉन्ड लेंथ है 240 है, मैंने एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, ये एक्सियल बॉन्ड है आपका, और 202 है, ये आपकी इक्वेटोरियल बॉन्ड है। इक्वेटोरियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होगी, एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। बिल्कुल वही सेम तरीका है समझाने का। उम्मीद करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। यहाँ पे हम बात कर रहे थे उसकी प्रॉपर्टीज़ की। प्रिपरेशन हमने ऑलरेडी देख रखी है, फास्फोरस की प्रिपरेशन भी देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। इसके बाद इसके ऑक्सो एसिड्स पर वर्क करेंगे। प्रिपरेशन में सबसे पहली बात तो जो PCl3 है ना, उसी में Cl2 CCl4 के साथ रिएक्ट करा दो तो PCl5 बन जाएगा। ये देखिए, सबसे पहला प्रिपरेशन का तरीका तो मैं आपको बताऊं, जो PCl3 है इसी के आप Cl2 के साथ रिएक्ट करा दो और CCl4 ऐसे एक आप इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लेना, वो ले लेना, और दिस इज कॉल्ड, ये आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपका CCl4 आ गया, नॉन पोलर सॉल्वेंट आ गया। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को अगर आप व्हाइट फास्फोरस के साथ एक्सेस ड्राइक्लोरीन में ले लेंगे, मतलब वहां पर ले रहे थे आप तो उससे आप एक्सेस में ले रहे थे तो PCl3 बन रहा था, एक्सेस में ले लेंगे तो ये बन जाएगा आपका PCl5। इसी चीज को जैसे वहां पर आप यूज कर रहे थे थायोनिल क्लोराइड को तो लिमिटेड ले रहे थे, लेकिन अगर आप एक्सेस में SO2 यानी उन्हीं दोनों की प्रिपरेशन को अगर आप एक्सेस में ले लेंगे तो आपको PCl5 मिल जाएगा। और
का नतीजा यही है जो मैं बना रहा हूं। होगा क्या, देखो PCl3 बनेगा और एक्सेस क्लोरीन होगी तो क्लोरीन फिर इसके साथ रिएक्ट करके ये PCl5 में बना लेगी। यहाँ से देखो PCl3 बनेगा, फिर एक्सेस क्लोरीन यहाँ से मिलेगी और वो क्लोरीन यहाँ से मिलकर PCl5 बना लेगी। तो इसके अंदर की मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट ये है बेटा, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज में आते हैं। प्रॉपर्टीज आप देखें अगर ध्यान से तो PCl5 एक येलोइश व्हाइट पाउडर है, मॉइस्ट इन एयर और हाइड्रोलाइज हो जाता है POCl3 की फॉर्म में, जो कि फाइनली फास्फोरिक कन्वर्ट हो जाता है। PCl5 एक व्हाइट येलोइश मॉइस्ट एयर में इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये मॉइस्ट एयर में हीटेड इट सब्लाइम्स बट डिकम्पोजेस ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, लेकिन स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर ये डिकम्पोज हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर डिकम्पोज हो जाता है। इट रिएक्ट्स विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स OH कन्वर्टिंग देम इनटू द क्लोरो डेरिवेटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड PCl5 का। अभी तो ये मैं आपको बताया था कि PCl3 हो या PCl5 हो, दोनों एक ही तरह का काम करते हैं। OH ग्रुप को Cl में कन्वर्ट कर देते हैं, OH ग्रुप को Cl में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए OH ग्रुप कन्वर्टिंग इनटू क्लोराइड क्लोरो डेरिवेटिव को कन्वर्ट C2H5OH PCl5, तो PCl5 ये आपकी Cl यहाँ पे बन जाता है, OH को हटा लेता है। जैसे PCl3 करता था ऐसे ही आपका ये PCl5 भी करता है। PCl बहुत ही अच्छा एक एजेंट, ये लोग सब इनऑर्गेनिक से आपको एजेंट्स का बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है। फाइनली डिवाइडेड मेटल, जैसे कि सिल्वर का आप बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े ले लीजिए और उसमें PCl5 की रिएक्ट कराइए तो AgCl का व्हाइट PPT मिल जाएगा, करस्पॉन्डिंग क्लोराइड्स मिल जाएगा, NaCl4 का व्हाइट PPT में NaCl4 का PPT मिल जाएगा, ग्रेइश मिलेगा ये। इट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक, हाँ ये तो अभी हमने यूज किया ही था। OH को PCl5 या PCl3 Cl में कन्वर्ट कर देता है बेटा, मतलब OH को Cl में ले जाता है। In gaseous and liquid phase, trigonal bipyramidal geometry, समझिए ये बात बहुत ध्यान की है कि PCl5 गैसेस और लिक्विड फेज में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री इसकी लगती है, क्योंकि PCl5 में अभी अभी हमने देखा था PCl5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल रहता है। ठीक, अब इन्होंने क्या किया फिर देखिए क्या हुआ। PCl bonds are equivalent while the two axial bonds are longer. This is due to the fact that the axial bond pairs are more repulsion as compared to equatorial bond pairs. Axial bond pair suffer more repulsion. अब मैं यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात बताऊँ, अगर ये सॉलिड के फॉर्म और ये P2Cl10 के रूप में हो तो ये आपका PCl4 प्लस ऐसी कंडीशन में भी आपको देखने को मिल सकता है PCl6 माइनस, ये सिचुएशन भी हो सकती है। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो मैं यहाँ कहूँगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन इस सिचुएशन पे sp3 है और इसका हाइब्रिडाइजेशन इस सिचुएशन पे बेटा sp3d2 है। दिस इज sp3d2 और तब ये आपका sp3d2 है। तो याद रखिएगा कि अगर ये डाइमर बनाए और आपका सॉलिड के फॉर्म में हो तो ये आप इस तरह से इसमें हाइब्रिडाइजेशन ऑब्टेन करेंगे। अगर ये लिक्विड या गैस के फॉर्म में जिसमें सिर्फ PCl5 के फॉर्म में रहेगा तब इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी। तो ये सब क्वेश्चन है जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं और आपको सवाल इसके आपके सामने आते हैं। क्लियर कट बात बताई मैंने। Why does PCl3 fumes in moisture? PCl3 fumes मॉइस्चर में क्यों होते हैं? मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर और फ्यूम्स HCl के देते हैं, इसलिए मॉइस्चर में होते हैं। ये तो अभी हमने सब देखा ही था। All are the 5 bonds in PCl5 equivalent? नहीं, 5 bonds PCl5 के equivalent नहीं होते। 3 equatorial bonds, इसकी ज्योमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसकी ज्योमेट्री, इसकी गैसेस फेज, इसकी लिक्विड फेज, इसकी सॉलिड फेज, इन सब पे क्वेश्चन बनते हैं बेटा। सब हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं।
इसके बाद सब बारी आती है ऑक्सो एसिड्स की। ऑक्सो एसिड फास्फोरस, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जिसको मैं आपको बहुत इलेबरेट करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत काम की चीज़ है, बहुत है। सभी अभी तक मतलब ख़ास तौर पे जो क्वेश्चन बनते हैं फास्फोरस किस फैमिली से, उसमें PCl3 और PCl5 पे बनते हैं, उसके हाइब्रिडाइजेशन पे बनते हैं, उसके एंगल पे बनते हैं। यहाँ पे जो मेरे सामने बात आई कि भाई अगर ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, जैसे ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन की आपने बात की थी, ऐसे ही वी आर टॉकिंग हियर ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। अब ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस में इफ आई एम सीइंग हियर कि 2 टाइप्स की कैटेगरीज हमें ज़्यादा मिल रही हैं। ऐसे फास्फोरस हैं जो कि +5 की पोजीशन पर +5 ऑक्सीडेशन है, और ऐसे फास्फोरस है जिनके अंदर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा मिलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें 2 तरह के देखने को मिल रही हैं चीज़ें। इसको मैं अपनी तरह से एलेबोरेट करूँगा बेटा, फिर यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे और इनको बना के भी आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे कहाँ पर क्या होता है। ऑर्थोफॉस्फोरिक, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, सब मैं डायग्राम आपको बनाकर समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए पहले एक एक करके हम कैटेगरी लेते हैं। फास्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड मतलब जैसे हाइपोनाइट्रस एसिड था वहां पर, ऐसे यहाँ पर हाइपोफॉस्फोरस एसिड है। हाइपोनाइट्रस एसिड में वहां पर +1 हुआ करता था, हाइपोफॉस्फोरस एसिड में देखिए +1 है, ये +1 है। +1 कैसे है, अब निकालने में कोई समस्या नहीं आती। +1 का अगर स्ट्रक्चर H3PO3 का बना रहता हो तो कैसे बनेगा, H3PO3 का स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो कैसे बनेगा। चलिए एक एक करके सब चीज़ों को समझते हैं। और H3PO3 स्ट्रक्चर +3 का है तो वो कैसे बनेगा। H4P2O5 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, H4P2O6 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इन सबको हम लोग लेकर चलेंगे। एक एक करके हम सबको बनाएंगे। पहले बनाते हैं H3PO2 को। H3PO2 जो इसमें दिया है हम उसी को एलेबोरेट कर देते हैं, उसके बाद आगे तरीके से बताएंगे। चलिए H3PO2 की बात करते हैं। H3PO2 में ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं 3 × +1, ये है आपका 2 × -2, विच इज ये आपका +3, -4 विच इज इक्वल टू 0, x - 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू +1, x आपका +1 है, ठीक है। H3PO2 आपका यहाँ पे वर्क करता है। H3PO2 ये आपका फास्फोरस एसिड हो गया बेटा। H3PO3 की बात करें, ये आपका हाइपोफॉस्फोरस है और वो फास्फोरस होगा। अब हम बात करते हैं H3PO3 की, हाइपो यानी कि फास्फोरस एसिड। फास्फोरस एसिड में ये फिर वैसे ही बनेगा, ऐसे बनाया, लेकिन इसका नहीं बनाया, तो इसका भी बनाएंगे हाइपोफॉस्फोरस का। ये आपका ऐसे बनेगा, PO, याद रखिएगा। इसका यहाँ पर देखिए एक H केवल है जो कि पोलर है, जो निकल सकता है। तो जब ये एक H है, सिंगल H है जो पोलर है, जो निकल सकता है, इसका कन्वर्जन फैक्टर कितना होगा, इसका कन्वर्जन फैक्टर बेटा 1 होगा, और इसका इक्विवेलेंट वेट, इसका कन्वर्जन फैक्टर 1 होगा,
और इसका इक्विवेलेंट वेट आपका m/1, इसका इक्विवेलेंट वेट m/1 होगा। तो मैं कह सकता हूँ इसका इक्विवेलेंट वेट m/1 होगा, इसकी बेसिसिटी 1 होगी। अब हम इस पे आ जाते हैं H3PO3। H3PO3 में भी बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रक्चर आएगा सामने, एंड वी कैन इजीली उसको हम देख सकते हैं। ये आपका ऐसे जाएगा, ये आपका ऐसे जाएगा, यानी यहाँ पर जो हाइड्रोजन है जो जा रहे हैं वो 2 हैं, यानी कि बेसिसिटी यहाँ पर 2 है, बेसिसिटी 2 है और बेसिसिटी यहाँ पर 2 है। और इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो इक्विवेलेंट वेट होगा 2 होगा। डाई बेसिक है ये, यू कैन से दिस इज डाई बेसिक, इसको हम डाई बेसिक कह सकते हैं। और ये हमारा मोनो बेसिक है, इसका कन्वर्जन फैक्टर 1 होता है और इक्विवेलेंट वेट m/1 होता है, और यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट m/2 होता है। ठीक है, एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने देखा H3PO2 के बारे में, और इसे हमने डिस्कशन भी किया कि 1POH ये सब हमने स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया कैसे यहाँ पे बन रहा होगा। ये सब तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे। प्रिपरेशन में व्हाइट फास्फोरस और एल्कली आप मिला दो तो आपको H3PO2 मिल जाएगा। ऑर्थोफॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरस का मतलब अभी भी हमने डिस्कस किया था, ऑर्थोफॉस्फोरस या फिर नॉर्मली फास्फोरस एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरस या फिर नॉर्मली फास्फोरिक एसिड के बारे में बात करते हैं। पायरोफॉस्फोरस एसिड अभी डिस्कस करते हैं, पायरोफॉस्फोरस एसिड कैसे बनता है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड कैसे बनता है। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को पहले डिस्कस कर ले, उसके बाद हम फिर एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। अब ये है हमारा हाइपोफॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरस। अब ये है हमारा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। H3PO4 ये सब हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोग रेडॉक्स का डिस्कशन कर रहे थे। एक बार फिर से यहाँ पर पूरे स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। P4 इस तरीके से बेटा बनता है। और अब ये मेन 3 स्ट्रक्चर हैं जिनको हमें याद करना है, बाकी इन्हीं से हम बनाएंगे बाकी के लोग। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3H 3H ऑक्सीजन यानी कि तीनों के तीनों पोलर हैं। इसका मतलब ये आपका एक ट्राई बेसिक है, इसकी बेसिस है सॉरी 2 और 3 है इसकी बेसिसिटी, और इसका इक्विवेलेंट वेट आपका m/3 है, यानी कि ये आपका m/3 पर आता है। दिस इज कॉल्ड ट्राई बेसिक, इसको हम ट्राई बेसिक के तौर पे जानते हैं। ठीक है बेटा, ये बना गया कैसे, देखिए आपने बना हुआ देखा कि कैसे बना। ये आपने देखा, इसको हम अभी डिस्कस कर रहे थे, इसके बारे में बात कर रहे थे। H3PO3 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 1 PO बॉन्ड है और 3 POH बॉन्ड है। स्ट्रक्चर अभी आपने देखा। व्हाइट फास्फोरस को अगर आप मतलब P4O10 को जो उसका ऑक्साइड बन रहा है P2O5 जिसे हम कहते हैं, और इस तरीके से ये बनता चला गया। ठीक है, सवाल उठा कि ये कैसे बना, ये कैसे बना, पायरोफॉस्फोरिक एसिड क्या बना, या ये कैसे बना। तो एक एक करके सब चीजों को हम डिस्कस कर लेंगे। पायरोफॉस्फोरस किससे बनेगा, हाइपोफॉस्फोरिक किससे बनेगा। फास्फोरिक जिसमें है तो वो फास्फोरिक इससे बनेगा, और ऑर्थोफॉस्फोरिक पायरोफॉस्फोरिक इससे बनेगा। पायरोफॉस्फोरस की अगर मैं बात करूं तो पायरोफॉस्फोरस है H4P2O5। अगली चीज है हमारी पायरोफॉस्फोरस। H4P2O5। ठीक है, अब आप जानते हो कि फास्फोरस ग्रुप का है ये,
इसका मतलब ये है कि H3PO2 से इसको हमें मिलना चाहिए। H3PO3 से कुछ चीज़ें हमारे सामने आनी चाहिए। अगर हम H3PO3 में एक काम करें, 2 से मल्टीप्लाई दें और उससे एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दें, ये एक सिंपल ट्रिक है। तो देखिए इससे क्या बनेगा, इससे आपका बनेगा H6P2O6 और इससे आप H2O यानी कि 2H निकाल देंगे और एक O निकाल देंगे। 2H निकाल देंगे तो ये बनेगा H4, ये बनेगा P2 और ये बनेगा O5, H4P2O5। इससे क्या होगा, इससे फायदा ये हुआ कि हम इसके स्ट्रक्चर को हमें हेल्प मिल जाएगी, कैसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा ये चीज़ हमारे सामने आ जाएगी। कितना टेट्रा बेसिक होगा, कैसा होगा, ये भी चीज़ हमारे सामने क्लियर हो जाएगी। तो हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसके 2 स्ट्रक्चर बनाते हैं और बीच से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं। ये आपका एक H है, ये आपका एक H है और एक आपका एक H ये है। दूसरा आपका ये है पानी। देखिए पानी निकाल, हमने दोनों को एक साथ कर लिया, फिर हमने वाटर निकाल दिया था, तो वाटर निकाल दीजिए, ऐसे वाटर निकाल दीजिए, वाटर निकाल दीजिए। जब वाटर आप निकाल देंगे तो इस सिचुएशन में आपको ये जो मिलेगा, क्या मिलेगा, यू कैन सी दैट कि ये आपका P डबल बॉन्ड O है, ये आपका H है, ये आपका OH है, ये आपका O है, ये आपका P है, ये आपका O है। इससे आपको क्या हुआ, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल गई क्या कि ये क्या है, ये कैसा डाई बेसिक है, ट्राई बेसिक है, टेट्रा बेसिक है, कितना है, कैसे है, ऐसे आप नहीं पहचान पाते। यहाँ से देखिए हमें सीधे सीधे मिल गया कि 2OH यहाँ से जुड़े हुए हैं, यानी इससे आपको कन्वर्जन फैक्टर 2 मिल गया। कन्वर्जन फैक्टर जब 2 मिल गया आपको, तो उस सिचुएशन में आप कह सकते हो कि ये आपका डाई बेसिक है और इसका इक्विवेलेंट वेट m/2 होगा और ये इस फैमिली का मेंबर है। मुझे लगता है बहुत ही ज़बरदस्त आपके सामने ये स्ट्रक्चर आ गया। जितने भी बॉन्ड्स इसमें दिए हुए हैं, देखिए आपके इस वाले के साथ ये जो बॉन्ड्स दिए हुए ना, सब के सब आप समझ सकते हो। H4P2O5 हमने देखा, H3PO3 से बनाया था, देखिए P4 ये 4POH बॉन्ड है, पायरोफॉस्फोरस एसिड, 1POP बॉन्ड है, एक बार फिर से इसको देखते हैं। H4P2O5, 1POP बॉन्ड हो गया, H4 हो गया, P2O5, P2O5, तो OH OH OH, PO बॉन्ड आपके, ठीक है। यहाँ से जो तरीका निकाला हमने, थोड़ा सा उसमें करेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है।
अभी देखिए आप यहाँ पर आपने देखा H4P2O5 में 4 POH बॉन्ड है। यहाँ पे थोड़ा सा बेटा एक स्पेशल पॉइंट यहाँ पे आ गया है, जिसकी वजह से किसी नई तरीके से हो गई। होता क्या है कि इसमें इस चीज़ के एग्जिस्टेंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ और यहाँ पर जैसे अगर आप यहाँ देखोगे तो इस सिचुएशन पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बदल जाएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट हमें बदलनी नहीं है, वैसे ही करना है। तो इसमें एक तरीका दूसरा हमें अपनाना पड़ेगा। H4P2O5 में थोड़ा सा चीज़ों को बदलना पड़ेगा। ये चीज़ आपकी ये वाली टेक्निक वो दूसरे वाले में लगती है, इस वाले में नहीं लग रही है। ये वाली टेक्निक H3PO4 वाले में लगती है, लेकिन इस वाले में ये टेक्निक नहीं लग रही है, ये स्ट्रिक यहाँ पर नहीं लग रही है। तो H4P2O5 में आपको क्या करना पड़ेगा कि POP बॉन्ड ऐसे बनाना पड़ेगा, और बाकी के चारों यानी कि 4 OH हैं, तो 4 के 4 OH आपके इस तरीके से जुड़ जाएंगे। ये आपका कुछ इस तरह से होगा, थोड़ा नया स्ट्रक्चर है। कन्वर्जन फैक्टर यहाँ पर 4 होगा, टेट्रा बेसिक होगा, इक्विवेलेंट वेट M/4 होगा। चलिए कोई बात नहीं। फिर वहीं पर हम एक और चीज बनाते हैं, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 होता है, और उससे हम ये आपका आता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। इसमें यही ट्रिक हम लगाएंगे और ये बिल्कुल सही साबित होगी। देखिए कैसे ट्रिक होगी कि 2H3O फास्फोरिक एसिड से मिलकर बनेगा, और इसके अंदर से हीटिंग कर दोगे। पायरो का मतलब भी यही होता था। पायरो का मतलब होता है कि हीट कर दो, पायरो मतलब ये होता है फास्फोरिक एसिड को हीट कर दो, तो उसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो ये मिल जाएगा आपको पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ यू आर गेटिंग H4P2O7, देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा H6P2O8 और H2O के साथ ये मिल गया। अब चलिए इसके स्ट्रक्चर पे देखते हैं। H3PO4 बनाइए, ये ऐसा है, ये ऐसा है और ये ऐसा है। तो ये आपका यूं ऐसे बनाइए, ऐसा है और ये ऐसा है। फिर पानी कहाँ से निकालेंगे? पानी कहीं से यहाँ से निकाल दीजिए। वाटर हमने निकाल दिया, वाटर हमने निकाल दिया, तो ये क्या बन गया? ये अब बिल्कुल आपको वैसे मिल जाएगा जैसे आप चाहते हो। इसमें आपको बिल्कुल जितने देखिए कितने बॉन्ड है, 4 OH बॉन्ड है, 2 PO बॉन्ड है, कन्वर्जन फैक्टर 2 है, इक्विवेलेंट वेट M/2 है, और 1 POP बॉन्ड है। ये पूरा स्ट्रक्चर आपकी इस टेबल से मैच करेगा। H4P2O7 ये पूरा स्ट्रक्चर आपके इस टेबल से मैच कर जाएगा। जरा देखो, 4 POH बॉन्ड, 2 PO बॉन्ड और 1 POP बॉन्ड। फास्फोरिक एसिड को सिंपली हीट करते हैं, बस पायरोफॉस्फोरिक एसिड बन जाता है। ऐसे ही फास्फोरस एसिड को भी हीट करके मिलना चाहिए था हमें, पायरोफॉस्फोरस एसिड H3PO3। सिक्स में से जाते तो 4 जाता, 6 होता, H2 जाता, तो आपका ये पायरोफॉस्फोरिक से मिलना चाहिए हीटअप करने पर, लेकिन वो थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज कर गया। अब यहाँ पर हमारे सामने चीजें आती हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने ये चीज आती है, स्ट्रक्चर देखेंगे और ये फैमिली हमारी पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए सबके सब स्ट्रक्चर हमने देखे, इन सबको हमने समझाया और अभी आपने समझा। ये देखा आपने H3PO4 बिल्कुल इसी ढंग से। H4P2O7 जो भी हमने बनाया था, 2 निकाले और से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, ये आपका बन गया। H3PO3 हम सबसे पहले आपको दिखा चुके हैं, H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड कैसे बनता है। फिर हम आपको दिखा चुके हैं H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसका कन्वर्जन फैक्टर देखिए इसका 1 होता है, M/1 इक्विवेलेंट वेट होता है, कन्वर्जन फैक्टर 2 होता है। ये सब मैं आपको अभी सारी चीज़ें बना के दिखा चुका हूँ। ये आपका कन्वर्जन फैक्टर यहाँ पे 4 है और ये M/,
है ना। H4P2O5 ये स्ट्रक्चर हमारा थोड़ा सा नया है, डिफरेंट रेगुलर पैटर्न से अलग आ जाता है। यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर 4 है और फोरेन वेट आपका M/4 होगा। फिर हमारी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर जो बनते हैं साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3 को बनाने पर, जो कि इस तरीके से आपका HPO3 बना लेता है। इसी तरीके से ये पॉलीमेरिक फॉर्म होती है HPO3 का होल एन पॉलीमेरिक फॉर्म। इसको आगे आप बढ़ाते चले जाइए तो ये पॉलीमर के फॉर्म में मिल जाता है, और अगर 3 लेते हैं यहाँ पर ट्राइन लेते हैं तो साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड बन जाता है। बेटा ये पूरी की पूरी आपकी 15 ग्रुप की फैमिली थी, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस का हमने कंप्लीट डिस्कशन किया। नाइट्रोजन और फास्फोरस के इस कंप्लीट डिस्कशन के बाद हम नेक्स्ट फैमिली पे चलेंगे, जिसका नाम है 16 ग्रुप की फैमिली, हम ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। और ऑक्सीजन फैमिली में हम ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।